नमस्कार बच्चों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचकर बताइए कि आपके घर में वह कौन सी ऐसी जगह या कौन सा ऐसा कोना है जो सबसे अधिक आपका अपना है और आपको प्रिय लगता है। सोचिए सोचिए, कहीं कमरे की वह खिड़की तो नहीं जहां बैठकर आप हवा में झूमते लहराते पेड़ों को देखते हैं। कहीं वह मेज तो नहीं जहां आप पुस्तकों के साथ अपने भविष्य को संवारते हैं। या वे दीवारें तो नहीं जिन्हें आपने अपने मनपसंद पोस्टरों या पेंटिंग से सजाया है। इसी प्रकार घर में प्रत्येक सदस्य के अपने अपने यादों से भरे कोने होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक धागे में पिरोए हुए। किंतु यदि कोई आपके इसी घर को हथियाना चाहे, छीने, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप ठीक ही सोच रहे हैं। आप छीनने वाले का विरोध करेंगे, छीनने का कारण पूछेंगे, अपना घर बचाएंगे, है ना? आज हम कुछ ऐसी ही भावभूमि पर रची कहानी पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी, जिसमें एक निर्धन असहाय वृद्धा ने सब ओर से हार कर अंत में जो किया वह आपको हैरान कर देगा। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक माने जाने वाली लगभग 125 वर्ष पूर्व रची गई इस कहानी के कहानीकार हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे का जन्म आज से लगभग 155 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। स्वभाव से सरल एवं परिश्रमी माधवराव जी की मातृभाषा मराठी थी, किंतु उन्हें हिंदी से भी अत्यंत प्रेम था। उन्होंने मराठी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। उनकी प्रसिद्धि एक लेखक, अनुवादक, समीक्षक, संपादक, पत्रकार और समाज सुधारक के रूप में तो थी ही, एक देशभक्त और प्रखर वक्ता के रूप में भी थी। उन्होंने अखबार प्रकाशित किए, पाठशालाओं की स्थापना की। वे कहते थे, जिस शिक्षा से स्वाभिमान का भाव जागृत नहीं होता, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। केवल 55 वर्ष की अल्पायु में वे इस दुनिया से चले गए। इतनी कम आयु और इतने महान कार्य। सच है कि शरीर चला जाता है, किंतु हमारे कार्य हमें युगों युगों तक जीवित रखते हैं। आइए अब कहानी पाठ की ओर चलें। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब वृद्धा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता यानी 4 दीवारी उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। असल में जमींदार को अपने महल के सामने वह झोपड़ी बहुत खटक रही थी। उन्होंने वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। कुछ वर्ष पूर्व पहले उसका प्रिय पति और फिर इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू अर्थात उसके पुत्र की पत्नी भी एक 5 बरस की नन्ही कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में उसका एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के वह फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी, यानी उसमें कुछ जान ही नहीं बची थी। अपनी झोपड़ी में उसका कुछ ऐसा मन लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान यानी जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। फिर वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी वृद्धा तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ।
महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। वृद्धा झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हो आया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और स्वयं ही उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े, किंतु ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के ये वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार वृद्धा ने एक भटके हुए इंसान को आईना दिखाकर कर्तव्य की राह लगाया और खट्टी मीठी सुनहरी यादों से भरा अपना घर वापस पाया। इस कहानी को पढ़कर सुनकर बच्चों, आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि यह छोटी सी कहानी आज तक क्यों सुनी सुनाई जा रही है। बच्चों, यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है और छोटी होने के बावजूद कहानी कला के मापदंडों पर 100% खरी उतरती है। इसमें देश काल भी है और वातावरण भी। एक घटना है जो धीरे धीरे अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर समाप्त होती है। पात्रों का प्रभावपूर्ण सजीव चित्रण है। संवाद सरल भी हैं और पात्रों के अनुकूल भी, और भाषा शैली घटना का हूबहू चित्र प्रस्तुत करती है। आइए अब पाठाधारित कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न हल करते हैं। दिए गए अनेक विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यह भी ध्यान रखिए कि एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। कहानी का अंत कैसा है? दुखद, सुखद, प्रेरणादायक या सकारात्मक? वृद्धा को उसकी झोपड़ी वापस मिल गई, सो इस कहानी का अंत सुखद भी है, प्रेरणादायक भी और सकारात्मक भी। आपके मित्रों को क्या यही उत्तर सही लगे या उनकी राय यहाँ बताए विकल्पों से अलग है? चर्चा कीजिए। अंत में गृह कार्य हेतु रचनात्मक कार्य। यदि आप वृद्धा के पड़ोसी होते तो जमींदार का ऐसा व्यवहार देखकर क्या करते? पुलिस के पास जाते या जिलाधिकारी के पास? जमींदार के खिलाफ उचित कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष या जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। इसी के साथ आज का कार्य समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।